नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी में क्रिया को पढ़ने वाले हैं। देखेंगे क्रिया का पोस्टमार्टम करेंगे। आज क्रिया के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आज हेडिंग लगा दीजिए क्रिया और दबा के मेहनत करते रहिए भाई, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, चल रही है और आने वाली है, तो सबके लिए मेहनत करते रहिए, दबा के मेहनत घर पे अपने, है ना। चलिए आप लोग हेडिंग लगा दीजिए क्रिया। क्रिया क्या होती है? विकारी होती है। विकार का मतलब क्या होता है? इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के आधार पर क्या क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। चाहे आपकी पुल्लिंग हो, वचन हो, इन सभी के आधार पर क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए अगर मैं बात करूं परिभाषा की, अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि काम के होने का बोध कराने वाले शब्द, काम के होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, काम के होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। इसका मूल रूप या शब्द योनि मतलब जहां से शब्द निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, इसका मूल रूप अथवा क्या शब्द योनि, उसे क्या कहते हैं हम लोग? धातु कहते हैं। अगर मैं बात करूं धातु की, तो आपकी जो धातु होती है, धातु आपकी जो है रचना के आधार पर कितनी होती है? पहले आप लोग समझते हैं कि धातु होती क्या है, इस पर मैं बात बताऊंगा। पहले आप लोग देखो धातु होती क्या है। देखो जैसे मैंने लिखा पढ़, लिख और आपका गा, तो ये सब क्या है? आपकी धातु है। अगर मैं इनमें क्या लगा दूं? एक प्रत्यय लगा दूं ना, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, क्रिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले देखो धातु। तो धातु के जो प्रकार होते हैं वो आपके कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होती है मूल धातु और एक होती है आपकी यौगिक धातु। ठीक है, एक होती है मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? जैसे मैं बोलूं पढ़, लिख, गा, बोल, उठ, जा, ये सब क्या है? आपकी मूल धातु। और यौगिक धातु क्या है? जब आप मूल धातु में ना प्रत्यय लगा दो। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय लगा दो तो बन जाती है यौगिक धातु। यानी कि यौगिक धातु एक तरीके से क्या है? क्रिया ही होती है। क्रिया में भी ना लगा रहता है, तो एक तरीके की क्या है ये? एक तरीके की क्रिया है। जैसे मैं बोलूं पढ़ प्लस ना, तो क्या हो जाएगा? ये पढ़ना। लिख प्लस ना, तो क्या हो जाएगा? लिखना। बात समझ में आ गई? तो ये होता है मामला। अब अगर मैं बात करूं धातु में आपके प्रकार पूछे जा सकते हैं अगर हुआ तो धातु के दो तरीके से प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं आपके रचना के आधार पर, धातु, और एक होता है निर्माण के आधार पर धातु। तो संख्या अगर पूछे तो ध्यान रखना, रचना के आधार पर कितनी होती है? 3, और निर्माण के आधार पर कितनी होती है? 2। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं क्रिया की ओर। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक ही होती है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरी होती है रचना अथवा कर्म के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना और कर्म के आधार पर। यहां पे आप लोग संख्या नहीं बता सकते कि उत्पत्ति के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। हाँ, लेकिन यहां पे बता सकते हो रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2, जो कि क्या होती है? एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। तो 2 प्रकार की
होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर जितने प्रकार होते हैं सबको मैं डिस्कस करता हूँ। आप लोग हेडिंग लगा दो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब आप किसी व्यक्ति को कोई प्रेरणा देकर या कोई आज्ञा देकर कोई कार्य करा लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणा दो तरीके से दी जा सकती है। पहला तो आप खुद वो कार्य करा लो, आपने डायरेक्टली किसी व्यक्ति को बोला, उससे वो कार्य करा लिया। और दूसरा तरीका है कि किसी व्यक्ति को आपने बोला कि तू भाई दूसरे व्यक्ति से कार्य करा ले, यानी किसी के व्यक्ति को कह के किसी दूसरे से कार्य करा लेना कि भाई एक काम कर, इसे उठा और उस पर काम करा ले, तो वो है द्वितीय प्रेरणार्थक, उसे बोलते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। तो अगर मैं बात करूं प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकारों की तो ध्यान रखना इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। पहली है प्रथम प्रेरणार्थक, सॉरी इसे बोलते थे प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में अगर हम लोग क्रिया में आना प्रत्यय लगा दे, ठीक है, या धातु समझ लो आप लोग, धातु में क्या लगा दे? आना प्रत्यय लगा दे, तो हमारी कौन सी बनती है? प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे एग्जांपल देखो आप लोग, उदाहरण के तौर पर इसमें आ जाएगा लिख प्लस आना, तो क्या हो जाएगा आपका? लिखाना। ये क्या है आपकी धातु। फिर पढ़ प्लस आना, तो क्या हो जाएगा? पढ़ाना। लड़ प्लस आना, तो क्या हो जाएगा? लड़ाना। चल प्लस आना, तो क्या हो जाएगा आपका? ये चलाना, ठीक है। लिख प्लस आना, पढ़ प्लस आना, लड़ प्लस आना, चल प्लस आना। तो आपने देखा सभी धातु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आना। तो आप लोग समझ जाना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो तो लाइन से बन गई, आपकी समझ में आना है ना। तो लिखाना, पढ़ाना, लड़ाना, चलाना। अगर आपसे पूछा जाए कि लिखाना में कौन सी क्रिया है, तो आप लोग ध्यान देना इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आना। तो समझ जाना, आना समझ जाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। बात ध्यान रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की। नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक की कौन है भाई? चलिए अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या करना होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आप लोग बस धातु के अंदर क्या लगा दो? वाना प्रत्यय लगा दो। वाना क्या लगा देंगे? धातु में वाना प्रत्यय लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, पढ़ प्लस वाना, पढ़वाना। आगे लिख देता हूं उसके, पढ़वाना। लिख प्लस वाना हो जाएगा लिखवाना, ठीक है। चल प्लस वाना तो हो जाएगा चलवाना। उड़ प्लस वाना तो हो जाएगा आपका उड़वाना। खिल्ली उड़वाना। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखो, सब में क्या लगा हुआ है? वाना प्रत्यय। तो ये पढ़वाना हो गया, लिखवाना हो गया, चलवाना हो गया और उड़वाना हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि पढ़वाओ, मैं किसी को बोलूँ कि ये पाठ पढ़वा दे, तो क्या वो खुद पढ़ेगा? नहीं, वो किसी और व्यक्ति को बोलेगा कि तू पढ़। तो इसका मतलब उसने क्या? आपने प्रेरणा दी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे ने दी तीसरे व्यक्ति को प्रेरणा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। 2 बार प्रेरणा दी मैंने सामने वाले को, उस सामने वाले ने किसी और को। बात समझा कि इसमें 2 ऑर्डर होते हैं, 2 आज्ञा दी जाती है। और यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक में सिर्फ 1 आज्ञा दी जाए। मैं कोई उठाओ तो खुद ही उठाएगा, मैं बोलूँ उठवाओ तो वो खुद नहीं उठाएगा, किसी और को बुला के लाएगा, उस पर उठवा देगा। तो समझ गए प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है। आप लोग आसानी से ध्यान देना, आना प्रत्यय तो प्रथम, वाना प्रत्यय तो द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 2, यौगिक क्रिया। ठीक है, यौगिक क्रिया तो क्या होता है यौगिक क्रिया, 2 क्रियाओं के मेल से, 2 क्रियाओं के मेल से, 2 क्रियाओं के मेल से यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया का निर्माण, दो क्रियाओं के मेल से यौगिक क्रिया का निर्माण होता है। चलिए, अभी हमारे पड़ोस में शादी चल रही है, महिलाओं ने दबा के ढोलक पीट रखा है। महिलाओं की तो आप लोगों ने देखा होगा कभी, जब भी कहीं पे शादी होती है, महिलाएं जब ढोलक बजाती है तो ये एक ही ताल रहेगा इनका, उसी ताल पे चाहे कोई भी गाना दे दो, आपने भजन दे दो, सैड सॉन्ग दे दो, हिप हॉप का दे दो, रोमांटिक दे दो, कोई सॉन्ग दे दो, उसी ताल पे सारे सॉन्ग खत्म कर देती है। इतना टैलेंट होता है महिलाओं के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, 2 क्रियाओं के मेल से यौगिक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं बोलूं उठना बैठना, तो एक क्रिया ये रही, एक क्रिया है उठना बैठना। चलना फिरना, ठीक है, चलना फिरना। और सोना जागना, लेना देना, ठीक है ना, घूमना फिरना, घूमना फिरना। तो डायरेक्ट 2 तरीके से क्वेश्चन जाएंगे। एक तो आपका वाक्य के अंतर्गत प्रयोग कर लेगा तब पूछेगा, और दूसरा आपको नॉर्मल ऐसे दे देगा उठना बैठना में कौन सी क्रिया है, तो आप समझ जाना कौन सी है, संयुक्त क्रिया है, सॉरी यौगिक क्रिया है। संयुक्त क्रिया भी इसी तरीके की होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं बताऊंगा। उठना बैठना में कौन सी क्रिया पूछे तो बोल देना आप लोग यौगिक क्रिया है। और दूसरा बोल दे कि राम शाम के घर उठता बैठता रहता है, तो उठता बैठता रहता है, उठता बैठता, तो आप समझ जाना कौन सी क्रिया है, ये यौगिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया की। नंबर 3 है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नंबर 3 आपकी कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, पूर्वकालिक, अगर आप लोग इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, पूर्व प्लस काल प्लस एक शब्द को तोड़ने पर। तो पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, पहले काल में एक, पहले ही काल में जो क्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। एक बात आप लोग और ध्यान रखना कि जिन भी शब्दों के अंत में एक प्रत्यय लगता है, ये वाला प्रत्यय देखो इसमें लगा हुआ ना एक, तो उनकी शुरू की जो मात्रा होती है, शुरू का जो व्यंजन होता है उस पर हमेशा दीर्घ मात्रा आती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपकी शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसके अंदर कि जब कोई क्रिया पहले किसी काल में समाप्त हो गई हो और उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। यानी एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया का प्रारंभ होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे देखो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं पहले, जब एक क्रिया समाप्त हो, जब एक क्रिया समाप्त हो तथा दूसरी क्रिया शुरू हो तो वहां पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। तंडोले मेरा मंडोले, कौन बजाए बांसुरी,
वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो एक क्रिया समाप्त होती है, दूसरी क्रिया शुरू होती है, वहाँ क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए जैसे, अच्छा इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? पहचान इसका आपकी क्रिया के साथ क्या लगा मिलेगा, कर शब्द, ये मिलेगा, ये सबसे बड़ी पहचान। जैसे वह रोकर खाना खाने लगा, वह नहाकर दफ्तर जाएगा। ठीक है, वह खाना खाकर सो जाएगा, तो आपने देखा यहाँ पे भी कर लगा हुआ है, यहाँ पे भी कर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी कर लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नोट पॉइंट वाली बात क्या है, ध्यान रखना ज़रा। देखो मैंने वैसे तो बोला है कि क्रिया क्या होती है, विकारी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, अविकारी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि पूर्वकालिक क्रिया अविकारी होती है। तो पूर्वकालिक क्रिया कैसी होती है आपकी, अविकारी होती है। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं आपका अनुकरणात्मक क्रिया की। नंबर 4, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अच्छा, अनुकरण का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को फॉलो करना। अनुकरण मतलब फॉलो करना। तो जब कोई क्रिया उसी क्रिया को फॉलो कर रही हो, जैसे पक्षी है फड़फड़ा रहा है तो उसके फड़फड़ाना, चहचहाना, लहलहाना, वही क्रिया बार बार होती जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फड़फड़ाना, यानी कि सॉरी फड़फड़ाना बता रहा हूँ, उसे बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, तो जब कोई क्रिया बार बार हो रही हो तो वहां अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखोगे, उदाहरण क्या आ जाएगा, फड़फड़ाना, लहलहाना, चहचहाना, है ना, कुल बुलाना। तो ये सभी किसके उदाहरण है कि खेतों में फसलें लहलहा रही थी, में कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है। खेतों में फसल लहलहा रही थी, तो रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, तो क्या हो जाएगी इसमें, अनुकरणात्मक क्रिया। तो आज के लिए मैं 4 ही क्रिया रख लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बाकी बची हुई क्रिया बताऊंगा। लगभग 3 या 4 वीडियो में इसके अंदर बना सकता हूँ। क्रिया काफ़ी लंबा टॉपिक होता है इसका, कराने को तो मैं 4, 5 या 8 इसके अंदर करा के बात खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरी डिटेल के साथ क्रिया को पढ़ाऊँ, तो कोई भी पॉइंट में इसमें छोड़ना नहीं चाहता। बस आप लोग मेहनत से लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जो भी आपका टारगेट है, उसे बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते हुए पढ़ते जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।